गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा आज अपन अपना नया लेक्चर नंबर 155 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 154 तक अपन ने बेटा एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस इन सब की बात कर ली थी, जहां पे मैंने आपको बेटा अलग अलग अवस्था के दौरान भी बता दिया था कि एंट्रोपी में कैसे परिवर्तन होगा, जहां पे वाष्पन की एंट्रोपी, गलन की एंट्रोपी, ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इन सब की बात कर ली थी। फिर मैंने बताया था उत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी परिवर्तन या ब्रह्मांड की एंट्रोपी परिवर्तन 0 होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय में 0 नहीं होता, 0 से ज्यादा होता है। ये सब बात कर ली थी। तो बेटा इससे आगे मैं बात करूं उससे पहले अपन बात कर लें कि बेटा आपका जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ही इतनी सारी बातें बताता है। तो द्वितीय नियम जो एंट्रोपी और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इसकी कहाँ जरूरत पड़ गई थी? तो बेटा इसके लिए हम बोलते हैं कि जो हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था उसमें कुछ कमियां थी जिनको द्वितीय नियम में दूर किया था, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो बेटा हमने क्या बोला देखिएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कमियां बोलूं बेटा या सीमाएं बोलूं, एक ही बात होती है। ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूं तो बेटा सीमाएं बोल दीजिए। ड्रॉबैक्स बोलो या कमियां बोलो या सीमाएं बोलो, ये सभी एक ही बात है। डन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोले तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो हमने क्या बोला बेटा, इसका पहला पॉइंट फ्लॉट की सबसे बड़ी कमी थी ये बेटा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी थी। तो हमने बोला ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ने, मतलब फ्लॉट ने ऊर्जा के प्रवाह की दिशा की कोई जानकारी नहीं दी थी। समझ में आ गई बात? और ये जानकारी द्वितीय नियम में मिली थी, इसलिए हम बेटा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। मैंने आपको लिखवाया भी था, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊर्जा के प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है। समझ में आ गई बात बेटा? दूसरी बात बेटा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में हमें स्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम पढ़ने को मिला, जबकि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मतलब जो फ्लॉट था उसने हमें अभिक्रिया या प्रक्रम के स्वतः होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इसे हम बेटा स्पॉन्टेनियटी इंग्लिश में बोलते हैं या स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है एक बार अपन बेटा वो देख लेते हैं। तो देखिएगा, फ्लॉट ने अभिक्रिया की स्पॉन्टेनियटी या अपन बोले स्वतंत्रता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियटी, के बारे में कुछ नहीं बताया था। समझ में आ गई बात? तो ये आपके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ कमियां है। पहली, उसने ऊर्जा के प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताया था। दूसरी, उसने फ्लॉट ने जो भी अभिक्रिया की स्पॉन्टेनिटी होती है, स्वतः व्यवहार होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी थी। इसलिए हम बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम स्लॉट पढ़ते हैं, जिसमें मेनली एंट्रोपी था जो हमने पढ़ लिया था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात की थी। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब बेटा अपन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मुक्त ऊर्जा हुआ, गिब्स मुक्त ऊर्जा हुआ, यूजफुल कार्य, उपयोगी कार्य हुआ, इससे रिलेटेड बातें करेंगे जो हमारे एंट्रोपी और हमारे स्वतः प्रक्रम में काम में आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो नेक्स्ट टॉपिक अपना मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा इंग्लिश में बात करें बेटा तो फ्री एनर्जी। इसकी बात करें बेटा, इसके पॉइंट्स के फॉर्म में देखते हैं। इसे
गिब्स मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं। इसे गिब्स मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं क्योंकि यह विलियर्ड गिब्स ने दी थी। क्योंकि यह विलियर्ड गिब्स नामक वैज्ञानिक ने दी थी। बेटा दूसरा पॉइंट अपन बात करें, इसे डेल्टा जी से परिभाषित करते हैं। साथ में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा नियत ताप और दाब पर प्रक्रम के स्वतः होने के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा भी एक आपका प्रमुख कारक रहता है। समझ में आती है बात बेटा? तो अपन ने क्या बोला, इसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। डन। तीसरा पॉइंट बेटा क्या बोल रहे हैं, नियत ताप व दाब पर प्रक्रम के स्वतः होने के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा भी एक प्रमुख कारक है। तो नियत ताप व दाब पर प्रक्रम के स्वतः होने के लिए डेल्टा जी, डायरेक्टली लिख रहा हूं, डेल्टा जी भी एक प्रमुख कारक है। समझ में आ गई बात? क्योंकि नियत ताप और दाब पर एक अभिक्रिया या प्रक्रम उस तरफ गति करता है जहां पर जाने से मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, और तब तक गति करता रहता है जब तक कि न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त ना कर ले। डन। बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन जो आगे हमारी चीजें आएंगी उसमें काम आएगा, इसलिए जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर क्या हो गया, ये तो थ्योरी है। तो बेटा सिंपल सी है, चीजें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे। ओके, तो अपन ने क्या बोला, आगे देखिएगा बेटा। अतः नियत ताप व दाब पर प्रक्रम स्वतः उस ओर गति करता है, उस दिशा में गति करता है जिस तरफ जाने से निकाय की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। जिस तरफ जाने से मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात तब तक गति करता रहता है, निकाय तब तक उस दिशा में गति करता रहता है जब तक कि न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त ना कर ले। समझ में आ गई बात? तो कब तक गति करता रहता है, जब तक कि न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर ले। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलेगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है जो ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसकी बात करते हैं। अब मैं इसे बेटा कार्य से रिलेट कर रहा हूं, कार्य पे ये कैसे डिपेंड करेगा, तो देखिएगा, जो निकाय के मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो बेटा किए गए उपयोगी कार्य के बराबर होता है। तो मैंने क्या बोला, अतः निकाय की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी निकाय द्वारा किए गए उपयोगी कार्य के बराबर होता है। डेल्टा जी निकाय द्वारा किए गए उपयोगी कार्य के बराबर होता है।
तो बेटा इसको समझे क्या लिख सकता हूं, अर्थात डेल्टा जी जो होता है वो आपका वो वर्क के, यूजफुल वर्क के, उपयोगी कार्य के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। और मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को किससे बताते हैं, डेल्टा जी से। बेटा माइनस क्यों आया है, क्योंकि कार्य हमेशा विपरीत दिशा में किया जाता है, इसलिए माइनस लगा है। इसे ये भी बोल सकते हैं, या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अप्रसार, मतलब प्रसार कार्य नहीं होना चाहिए, या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। समझ में आ गई बात। तो ये आपका बेटा मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे बेटा, कई जगह ये चीज काम आएगी। अब बेटा अपन जो है मुक्त ऊर्जा है इसका संबंध देखेंगे कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये पहली बात तो बात करें मुक्त ऊर्जा की परिभाषा की, तो याद रखें निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का वह अंश जिसे उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है वो निकाय की मुक्त ऊर्जा कहलाता है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, टेंशन नहीं करनी है, डायरेक्ट नहीं आएगा, जहां चीज इंपॉर्टेंट आएगी वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अपन ने क्या बोला, निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का वह अंश जिसे उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है मुक्त ऊर्जा कहलाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये उपयोगी कार्य हम किस चीज को मानते हैं, किन्हें हम उपयोगी कार्य की श्रेणी में रखते हैं, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिएगा उपयोगी कार्य कौन कौन से हैं, सभी जैविक कार्य, सभी जैविक कार्य उपयोगी कार्य होते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सभी अप्रसार कार्य, अप्रसार कार्य तो हमने यहां भी देखा है। थर्ड पॉइंट, पदार्थ के एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में परिवर्तन के लिए किया गया कार्य, तत्व के एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में परिवर्तन में किया गया कार्य। समझ में आ गई बात। इसके बाद बेटा अपन और कौन कौन से बात कर सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लो, या साम्यावस्था में प्राप्त करने में किया गया कार्य। और देखिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु किया गया कार्य। और क्या बोल सकते हैं बेटा, किसी निकाय को साम्यावस्था पर प्राप्त करना है, साम्यावस्था लानी है, तो उसके लिए किया गया कार्य। तो किसी निकाय द्वारा साम्यावस्था प्राप्त करने में किया गया कार्य। तो बेटा ये सारे कार्य हमारे उपयोगी कार्य कहलाते हैं, जिनकी बेटा अपन बात करते हैं। समझ में आ गई बात। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला हमने पहले बेटा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं देखी, कमियां देखी, जिसके कारण द्वितीय नियम पढ़ना पड़ा। तो पहला था कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ने ऊर्जा के प्रवाह की दिशा नहीं बताई थी, उसने अभिक्रिया के स्वतः होने के बारे में नहीं बताया था। फिर बेटा हमने बात की मुक्त ऊर्जा, होता क्या है ये मुक्त ऊर्जा, विलियर्ड गिब्स ने बताई थी, डेल्टा जी से बताते हैं। क्या होता है बेटा, मुक्त ऊर्जा अर्थात निकाय द्वारा उपयोगी कार्य के बराबर होता है। तो निकाय कितना उपयोगी कार्य कर रहा है, माइनस लगा रहे हैं, कार्य के विपरीत होता है इसलिए। तो अप्रसार कार्य हो सकता है, और पी डेल्टा भी हम पढ़ के आए हैं। आप बोलोगे सर ये मुक्त ऊर्जा होता क्या है,
बेटा निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का वो अंश जिसे उपयोगी कार्य में बदल सकते हैं तो वो आपका मुक्त ऊर्जा या उपयोगी कार्य कहलाता है। और उपयोगी कार्य में किस किस को रखते हैं हम बेटा? अप्रसार कार्य हो गए, जैविक कार्य हो गए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो गया, निकाय द्वारा साम्यावस्था प्राप्त करने में किया गया कार्य हो गया, तत्व के एक अपर रूप को दूसरे अपर रूप में परिवर्तन करना है वो कार्य हो गए। ये सारे हम किसमें काउंट करते हैं बेटा? मुक्त ऊर्जा और उपयोगी कार्य में करते हैं। अब बेटा ये मुक्त ऊर्जा का हम गणितीय रूप देखेंगे कि इसे बेटा अपन एंथैल्पी, ताप और एंट्रोपी के आधार पे कैसे आपस में संबंधित कर सकते हैं, तो उसकी बात बेटा मैं कर रहा हूं। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है टोटल, जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो आपको बेटा दिमाग में थोड़ा सा रखनी है। आई नो डायरेक्ट याद नहीं होती, हमें याद नहीं होती तो आपको क्या होगी, लेकिन बेटा फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखने का ट्राई करें जिससे अपने लिए थोड़ी चीजें इजी हो जाए, ठीक है ना। बार बार चीजों को पढ़ोगे तो बेटा चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाती है कि क्या चीज है, ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं इसका गणितीय रूप। तो बेटा इसका गणितीय रूप ऐसा होता है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहां पे बेटा अपन बात करें, ये है आपका उपयोगी कार्य। G में अपन किसकी बात करते हैं बेटा? उपयोगी कार्य के लिए बात कर रहे होते हैं। उपयोगी कार्य बोल दो या उपयोगी ऊर्जा बोल दो, तो ये तो हो जाएगा बेटा उपयोगी ऊर्जा। बेटा एक होता है अपने पास यूजलेस कार्य, मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और बेटा ये जो टीएस की बात कर रहे हैं हम, ये टीएस ये आपका है यूजलेस एनर्जी, अनुपयोगी। तो बेटा यहाँ पे H क्या है? एंथैल्पी, T ताप और S एंट्रोपी, ये आपको पता होना चाहिए। G आपकी है मुक्त ऊर्जा। हमने क्या बोला? G तो है आपकी बेटा मुक्त ऊर्जा, H है आपकी एंथैल्पी, S है आपकी एंट्रोपी, T है आपका ताप। तो बेटा हमने क्या देखा? मुक्त ऊर्जा का H, T और S पे कैसे संबंध है उसकी बेटा अपन बात कर रहे हैं। अब बेटा अपन इससे लिए कुछ रिलेटेड कुछ बात देखते हैं। चूंकि मुक्त ऊर्जा G एक अवस्था फलन है, अवस्था फलन तथा मात्रात्मक गुणधर्म है, इसलिए इसका निश्चित मान ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, परंतु मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो उसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन। मतलब G नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा G बेटा काउंट किया जा सकता है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और बेटा ये जो है आपका, इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गिब्स व हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ये वैज्ञानिकों ने दिया था, उनके नाम पे इसका नाम आ गया। गिब्स व हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी कहते हैं। तो बेटा यहां तक तो अपना थ्योरेटिकल पार्ट था, जो मुक्त ऊर्जा कार्य, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को बता रहा था। अब जो बेटा मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा इनके, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। समझ में आ गई बात बेटा?
तो उसके लिए एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इसके कुछ अलग अलग केसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल भी आएंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो देखिएगा बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा और मॉड्यूल में भी बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा। बेटा यदि डेल्टा जी नेगेटिव है, जीरो से छोटा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि डेल्टा जी जीरो से छोटा है या नेगेटिव आया आपके पास, ठीक है, तो इसके लिए केसेस की बात कर लेते हैं अपन। यदि डेल्टा जी जीरो से छोटा है तो आप बोलोगे स्वतः प्रक्रम। आज के बाद याद रखें, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। यदि डेल्टा जी जीरो से बड़ा है तो प्रक्रम कैसा आएगा, अस्वतः प्रक्रम। और यदि डेल्टा जी जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस क्या है बताता हूं, तो बेटा साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। तो बेटा चूंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, डेल्टा जी जीरो आ गया तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, कब, साम्य अवस्था पर। और ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम में आ रहा है। मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल स्टेज 4, स्टेज 1 सब में दिखाऊंगा। जब आपको बोलेगा साम्य अवस्था है तो आप मान के चले डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, क्योंकि उस केस में डेल्टा जी कितना हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। और हमने क्या बोला, यदि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, तो फिर से वही बात, ये साम्य अवस्था का केस आएगा। ग्रेटर देन जीरो ये स्वतः इधर से उल्टा हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव, ये अस्वतः है। तो बेटा ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए जो हमारे से डायरेक्ट पूछी जाती है। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात। तो ये आपकी कुछ बातें थी जो अपन ने बात की स्वतः अस्वतः के लिए। अब बेटा मैं आपको एक टेबल बना के समझाऊंगा कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, जो आपको बेटा ध्यान रखना है। डन बेटा, तो देख लेते हैं एक टेबल। बेटा जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, उसमें चिन्ह कैसे बदल रहे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो बेटा डेल्टा एच का चिन्ह, डेल्टा एस का चिन्ह, डेल्टा जी का चिन्ह, और यहां पे बेटा आ जाएगा आपका रिमार्क, जिससे रिलेटेड अपन बात करेंगे, विशेष बात। तो बेटा ये कुछ टेबल है अपनी जो आपको बेटा ध्यान रखनी है, कैसे परिवर्तित होगी उसकी बात बेटा मैं करूंगा इसमें। डन। तो ये टेबल एज इट इज आपको ध्यान रखनी है। ये एक्चुअली में चिन्ह से रिलेटेड बात की जाती है, स्वतः होने के लिए डेल्टा एच का चिन्ह क्या करे डेल्टा एस का, वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज आप ध्यान रखें। इधर सीरियल नंबर क्रम संख्या की बात करेंगे अपन, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा बेटा पहला, बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होती है। तो इधर देखिएगा, इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, तो बेटा यहां पे क्या बोलेंगे अपन, सभी ताप पर प्रक्रम स्वतः है। डेल्टा एच माइनस, ये प्लस, तो बेटा ये माइनस, तो हमेशा डेल्टा जी क्या रहेगा, माइनस, और डेल्टा जी माइनस आ जाए तो प्रक्रम क्या होता है, स्वतः, क्योंकि डेल्टा जी जीरो है तो प्रक्रम स्वतः है। समझ में आ गई बात क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, प्लस माइनस प्लस, आपने डेल्टा एच प्लस ले लिया, डेल्टा एस माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये सारी चीजें हमेशा डेल्टा जी क्या आ जाएगा, प्लस। तो अपन ने क्या बोला,
सभी ताप पर अस्वतः प्रक्रम। बोलिए बेटा, समझ में आ गई बात? तो डेल्टा जी नेगेटिव था तो स्वतः, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो अस्वतः प्रक्रम। आगे देखिएगा थर्ड केस, प्लस प्लस, ये प्लस हो गया, डेल्टा एस प्लस है। अब बेटा ताप पे वैल्यू डिपेंड करेगी, ताप क्या हो, यदि ताप का मान बड़ा आ गया, इससे भी बड़ा हो गया, तो डेल्टा जी नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, उच्च ताप पर, तब देखिएगा उच्च ताप पर नेगेटिव होगा तथा निम्न ताप पर डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? जब ये प्लस और ये प्लस, अब ताप बहुत ज्यादा हाई हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में होगी, छोटी प्लस में होगी। और यदि आपका निम्न ताप हो गया, कम है, तो ये बड़ी चीज हो जाएगी जो पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। तो बेटा अपन इसमें क्या बोलते हैं, उच्च ताप पर स्वतः प्रक्रम, जबकि निम्न पर अस्वतः। डेल्टा जी नेगेटिव कब है, उच्च ताप पर। तो हमने क्या बोला, उच्च ताप पर स्वतः प्रक्रम, जबकि निम्न ताप पर अस्वतः प्रक्रम। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि उच्च ताप पर डेल्टा जी नेगेटिव है और निम्न ताप पर डेल्टा टी पॉजिटिव है, डेल्टा जी सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, दोनों माइनस माइनस हो जाए, तो बेटा ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ताप की बारी, यदि ताप उच्च रहा तो प्लस, उच्च ताप पर पॉजिटिव व निम्न ताप पर नेगेटिव। तो बेटा इसी आधार पे चेंज हो जाएगा, उच्च ताप पर अस्वतः जबकि निम्न ताप पर स्वतः। तो हमने क्या बोला, उच्च ताप पर अस्वतः जबकि उल्टा हो गया ऊपर वाले से, निम्न ताप पर स्वतः प्रक्रम। तो ये बेटा आपकी टेबल है। दोबारा एक बार समझा देता हूं बेटा, अपन जो अपना समीकरण था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, उसमें देख रहे हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस प्लस, तो ये माइनस, टोटल डेल्टा जी माइनस। डेल्टा जी से डिपेंड करेगा, यदि वो माइनस है तो स्वतः, प्लस है तो अस्वतः, जीरो है तो साम्यावस्था। तो माइनस आ रहा था तो स्वतः, प्लस आया तो अस्वतः। उच्च ताप पर माइनस तो उच्च ताप पर स्वतः, निम्न ताप पर प्लस तो निम्न ताप पर अस्वतः, उच्च ताप पर प्लस तो अस्वतः, निम्न ताप पर माइनस तो स्वतः। तो मतलब बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका डिपेंड कर रहा है डेल्टा जी के चिन्ह पे। डेल्टा जी का चिन्ह जैसा परिवर्तित होगा उसी आधार पे ये परिवर्तित होंगे। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो ये आपकी टेबल थी। अब अपन बेटा इसको साम्यावस्था स्थिरांक से रिलेटेड बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये इंपॉर्टेंट कैसे है इसकी बात कर रहा हूं। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्यावस्था नियतांक में संबंध। ये क्या बीमारी है बात करते हैं। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जो भी है इसको देख लेते हैं। बेटा मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा जी, समझना, मुक्त ऊर्जा जी, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी। मानक का मतलब बेटा फिक्स स्थितियां है, एसटीपी एनटीपी कंडीशन, तो डेल्टा जी नॉट। मानक की जब भी बात आ जाती है तो नॉट लगा दिया जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, ये साम्यावस्था स्थिरांक या नियतांक, नाम से ही समझ में आ रहा है, घबराए नहीं। अभी थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी,
नेक्स्ट चैप्टर आपको सिलेबस में पता है आपका क्या है, रासायनिक साम्य, वहां पे पूरा साम्यावस्था पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? एक इक्वेशन होती है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण। डन, ये ध्यान रखना है आपको। इधर क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए, जहां डेल्टा जी तो है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी नॉट है मानक, नॉट का मतलब मानक स्थिति आना, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स बोलो या मुक्त बोलो एक ही बात है बेटा। क्यू है आपका अभिक्रिया गुणांक। समझ में आ गई बात इतनी? बेटा साम्य अवस्था पे क्या होता है अभी हम पढ़ के आए हैं और आपको याद रखना है, साम्य अवस्था पर डेल्टा जी तो 0 हो जाता है और जो क्यू है अभिक्रिया गुणांक उसे हम के इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक लिख देते हैं। ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब ये चीजें आपको वहां पे समझाऊंगा। ये साम्य अवस्था पर कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा इसको वैल्यू को पुट करो तो क्या आएगा देखो, 0 बराबर साम्य अवस्था पर बात कर रहा हूं डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। ये बेस 10 पे है, ये लॉग की बातें होती है, आधार 10 है, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे, ठीक है बेटा? तो बेटा यहां से आपको क्या मिला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 के इक्विलिब्रियम। एक तो ये मिल गया बेटा। इस 2.303 को हटा रहा हूं, अब इसके अलग अलग रूप देख रहा हूं, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log E। यदि बेस 10 रहता है, यहां 10 आता है, इसे आधार 10 बोलते हैं, तो 2.303 आएगा। E रहेगा तो ये नहीं आता है। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखें, लॉग की प्रॉपर्टी जब आएगी तब समझा दूंगा। लॉग के इक्विलिब्रियम, एक ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंपल करूं तो माइनस RT को डिवाइड में लिया हो तो लॉग E बेस पे के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। डन। और बेटा के इक्विलिब्रियम को मैं ये भी लिख सकता हूं e टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। कहां से आया अभी नहीं सोचना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब लॉग की प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगा तब आपको बेटा ये सारी चीजें भी समझाऊंगा। आपके पास स्टेज 4 सेक्शन ए अभी में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अलग अलग रूपों की बात की है, तो ये सारे रूप आपको पता होने चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो ये सारी चीजें अपन ने बात की साम्यावस्था वगैरह की। हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो लॉग की प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई अभी आप ध्यान रखें, जब मैं लॉग आपको पढ़ाऊंगा एक पूरा लेक्चर में तो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। वैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये हमारे न्यूमेरिकल के पोर्शन में बहुत काम आएगा। तो एक बार इसको देखो फिर अपन बेटा आगे बात करते हैं। अब इसमें अपन अलग अलग केसेस की बात करेंगे, केसेस अलग अलग क्या हो सकते हैं। तो बेटा इसमें देखते हैं केस 1, केस 2। केस 1 क्या है बेटा, यदि डेल्टा जी नॉट आपका 0 है तो उस केस में के इक्विलिब्रियम 1 होगा, अर्थात साम्य अवस्था। ठीक है, ये केस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। केस 2, यदि डेल्टा जी नॉट 0 से छोटा है तो के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा होगा, तो स्वतः प्रक्रम। केस 3, यदि डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा है तो के इक्विलिब्रियम आपका 1 से छोटा होगा, तो इसे बोलेंगे बेटा अस्वतः प्रक्रम। समझ में आ गई क्या बात? ये 3 केसेस बेटा आपको ध्यान रखने। क्या क्या बोला, डेल्टा जी नॉट 0, के इक्विलिब्रियम 1 तो साम्यावस्था, डेल्टा जी नॉट 0 से छोटा, के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा तो स्वतः प्रक्रम, डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा, के इक्विलिब्रियम
1 से छोटा तो आपका असतः प्रक्रम। तो आज के लिए ये बातें थी। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप बेटा स्टेज 1 2 3 4 के क्वेश्चंस करके रखें। साथ में मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी भी सॉल्व करवाऊंगा कि लॉग कैसे चेंज हो रहा है। तो अभी टेंशन नहीं लें, अभी बस आप ये ध्यान रखें, क्वेश्चन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 156 में क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में बेटा इनसे रिलेटेड बात भी करेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है और कहाँ काम आ रहा है। तो घबराना नहीं है, मस्त रहे, इतना सब कुछ पढ़ लें, बाकी की बातचीत जैसे जैसे टाइम आएगा तो वहां पे मैं आपको समझाता चलूंगा कि किस तरीके से अपना बेटा ये काम होगा। समझ में आती है बात? तो आज के लिए बेटा इतना बहुत है, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल और उसके बाद में अपन ऊष्मागतिकी का थर्ड नियम देखेंगे। तो अभी चैप्टर अपना धीरे धीरे एंडिंग पे जा रहा है। थैंक यू क्लास।